एक जवान जनजादे की इंसानी लड़की से मोहब्बत पार्ट 3। ड्रेसिंग टेबल का शीशा जूं का तूं अपनी जगह पर मौजूद था और हिजाब सानिया के करीब आई और उससे पूछने लगी कि क्या बात है, इस कदर घबराई हुई क्यों हो तुम? वो कमरे से किसी शीशे की चीज के टूटने की आवाज आई थी ना, तो क्या टूटा है यहाँ पे? और हिजाब ने तहम्मुल से कहा, अरे कमरे में तो कुछ भी नहीं टूटा। और हिजाब ने उसे बाजू से पकड़कर बेड पर बिठा लिया और सानिया तेज नजरों से चारों तरफ देख रही थी। तुम ऊंची ऊंची आवाज में कुछ बोल रही थी ना? मैं क्या बोल रही थी? क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम क्या बोल रही थी? नहीं, मैं तो आईने के सामने खड़ी कुछ सोच रही थी। क्या सोच रही थी तुम? वही अपने ख्वाब में नजर आने वाले उस नौजवान के बारे में सोच रही थी जिसका तस्वुर परछाई की तरह मेरे साथ रहता है। और हिजाब की बात सुनकर सानिया खौफजदा हो गई और उसने हिजाब से कोई और सवाल पूछना मुनासिब ही नहीं समझा, बल्कि उसका तो अपना जहन कई सवालों में उलझ गया था और वह हिजाब से बस इतना कह पाई, अम्मा ने कहा था कि तुम इस तरह अपने कमरे में अकेली ना बैठा करो, मेरे और तहरीम के कमरे में ही रहा करो। और फिर हिजाब ने अपनी किताबें उठाई और सानिया के साथ चली गई। तहरीम तो सो गई और हिजाब भी किताब पढ़ते पढ़ते उसकी भी आंख लग गई, लेकिन सानिया अपनी कमीज पर कढ़ाई करती रही। और कुछ ही देर बाद उसे सबाहत ने बुलाया तो उसने अपनी फ्रेम पे लगी कमीज शॉपर में डाली और सानिया सबाहत के पास गई तो सबाहत जल्दी जल्दी में टी सेट निकाल रही थी और उसने कहा, अम्मा वो। सानिया सबाहत को कुछ बताना चाहती थी, लेकिन सबाहत तेजी से बोली, अंदर ड्राइंग रूम में ना बेगम बख्तावर बैठी हैं, तुम ऐसा करो कि ये बर्तन सलीके से ना टी ट्रॉली में जोड़ दो और फ्रिज से कबाब निकाल कर फ्राई कर लो। सामने डब्बे में ना पिज्जा और बिस्किट भी पड़े हुए हैं, वो भी प्लेटों में सजा दो। मैं अंदर जा रही हूँ, तुम थोड़ी देर बाद चाय लेकर आना। और सबाहत किचन से बाहर निकलते निकलते एक बार फिर पलटी और कहा, वो हिजाब और तहरीम कहाँ हैं? वो दोनों सो गई हैं। सानिया ने मुंह बसोरते हुए एक बार किचन में फैले बर्तनों पर नजर डाली। चलो ठीक है, लेकिन कुछ देर बाद ना हिजाब को जगा देना, मैंने उसे बेगम बख्तावर से मिलवाना है। और यह कहकर सबाहत ड्राइंग रूम से चली गई। मुझे आपका घर देखना है, बेगम बख्तावर ने सोफा छोड़ते हुए कहा। और उसके साथ कोई 21-22 वर्ष के लगभग लड़की भी थी और वो दोनों सबाहत के साथ उनके घर का गश्त करने लगी। बख्तावर बेगम ने अपने पर्स में से खाकी रंग का रुमाल निकाला और उसने रुमाल में एक मिट्टी का टुकड़ा अपनी मुट्ठी में ले लिया और होंठों की तेज जुम्बिश के साथ कुछ पढ़ती हुई धीरे धीरे कदम उठाने लगी। सबाहत कुछ बात करने ही लगी तो बेगम बख्तावर के साथ चलने वाली लड़की, जिसका नाम शायद फातिमा था, उसने उन्हें खामोश रहने को कहा। इस वक्त मैडम को आपकी आवाज नहीं सुनाई देगी और वो इस हवा में मौजूद अजबुल खलकत मखलूक की आवाजें सुनने की कोशिश कर रही हैं। वो अपने हाथ में मिट्टी को अपनी उंगली से जरा जरा तोड़ रही थी और वह सबाहत से रास्ता पूछ रही थी। उसके कदम किसी आवाज की समत का तयन करते हुए बढ़ रहे थे और किसी सरोश के पीछे पीछे वो उसके कमरे में जा पहुंची जहां हिजाब और हरीम सोई में थी। और बेगम बख्तावर हिजाब के करीब जाकर खड़ी हो गई और उन्होंने कहा, यही हिजाब है? जी, ये मेरी बड़ी बेटी हिजाब है और दूसरी जो इसके साथ सो रही है छोटी बेटी वो तहरीम है। माशाल्लाह बहुत प्यारी है हिजाब, इसकी खूबसूरती ही इसके लिए मसला बन गई है। और बेगम बख्तावर ने गहरी नजरों से हिजाब की तरफ देखा। इसको जगा दो,
बेगम बख्तावर ने सबाहत से कहा, और सबाहत ने हिजाब को जगाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं जागी। अलबत्ता तहरीम परेशान होकर और घबरा कर उठ बैठी। वो भी हिजाब को जगाने लगी, लेकिन हिजाब इस कदर गहरी नींद में थी कि उस पर किसी की आवाज का असर ही नहीं हो रहा था। बेगम बख्तावर ने अपने हाथ में थामी हुई मट्टी से एक चुटकी हिजाब की पेशानी से रगड़ी तो हिजाब ने एक ही साथ में आंखें खोल दी और उसकी आंखें नीम गनूनगी की हालत में सुर्ख हो रही थीं और वो बेगम बख्तावर की तरफ अजनबी नजरों से देखती हुई उठ बैठी। और तभी बेगम बख्तावर ने सबाहत से पूछा, हिजाब का कमरा कौन सा है? और सबाहत उन्हें हिजाब के कमरे में ले गई और बेगम बख्तावर ने कमरे के चारों तरफ नजर दौड़ाई। आपको किस तरह की आवाजें सुनाई दे रही थीं? जिस तरह कोई ड्रेसिंग टेबल की दराज जोर जोर से बंद करता और खोलता है। और बेगम बख्तावर तभी ड्रेसिंग टेबल के करीब जाकर बैठ गई। वो ड्रेसिंग टेबल के दराजों में कुछ ढूंढने लगी और उन्हें दराज से हिजाब की नीलम की अंगूठी मिल गई। उसने वो अंगूठी सबाहत को दिखाई और कहा, मैं ये अंगूठी ले जाना चाहती हूँ, मुझे इसकी मदद से कुछ देखना है, बाद में वापस कर दूंगी। और फिर बेगम बख्तावर ने सारे घर का जायजा लेने के बाद खजूर का दरख्त भी देखा जिसके बारे में लोगों ने पुरस्रार किस्म की बातें फैला रखी थी। सबाहत तजस्सुस भरे अंदाज में बार बार बेगम बख्तावर की तरफ देखती रही, लेकिन बेगम बख्तावर ने कोई बात नहीं की। और जब उन्होंने जाने की इजाजत मांगी तो बस इतना कहा, देखें बात इतनी छोटी नहीं है जितनी हम समझ रहे हैं। कल मैं आपसे फोन पर तफसीलन बात करूंगी। और ये कहकर वो अपनी गाड़ी में बैठ गई। और बेगम बख्तावर की बातों ने तो सबाहत को रात भर सोने ही न दिया और अजीब अजीब वसवसे उसका दिल दहलाते रहे। और रात खाने पर सबाहत को खिलाफे तवक्को खामोश देखकर एहसानुल हक ने पूछा, भाई क्या बातें हुई हैं आपकी बेगम बख्तावर से? कोई बात हो ही नहीं सकी, यही तो परेशानी है। बेगम ख्याल करना, वैसे वो अजीब पुरस्रार किस्म की शख्सियत हैं और लोगों ने उनकी जात से बहुत खौफनाक बातें भी मंसूब कर रखी हैं। कहते हैं लोगों के गंभीर मसाइल हल करने के लिए वो जिन्नात का इस्तेमाल करती हैं। जिन्नात? सानिया कांपती हुई आवाज में बोली, हाँ बेटा, जिन्नात, जिन्हें खास उलूम के जरिए उन्होंने अपना गुलाम बना रखा है। वैसे रूहानियत की बुलंदी तक पहुंचने में तो इसका पूरा खानदान ही खत्म हो गया। एक आमला के रूप में इन्हें तन्हाई का तोहफा ही मिला है। एहसानुल हक ने पानी के जग की तरफ हाथ बढ़ाया तो सबाहत उनकी तरफ हैरान कुन नजरों से देखने लगी। लेकिन जिस वक्त मैंने बेगम बख्तावर का जिक्र किया था तो आपने तो लाइल्मी का इजहार किया था ना, जबकि आप तो उसके बारे में इतना कुछ जानते हैं। हाँ बेगम, हर बात का एक वक्त होता है। जिस वक्त तुमने बेगम बख्तावर की बात की थी उस वक्त मैं सब बताने का वक्त नहीं था। मुझे बख्तावर बीबी की शख्सियत पर कोई शक नहीं है, वो पहुंची हुई आमला हैं। लेकिन मुझे अपने घर में ऐसा कुछ नजर नहीं आता कि तुम्हें बीबी को घर बुलाना पड़े। मैंने जो कुछ किया ना, मैंने सोच समझ के किया। और ये कहकर सबाहत ने गुफ्तगू का मौजू ही बदल दिया। और फिर दोपहर 1 बजे सबाहत किचन में मसरूफ थी कि बेगम बख्तावर का फोन आ गया और सबाहत ने चूल्हा बंद कर दिया और फोन लेकर बैठ गई। आप इतनी जल्दी चली गई, आपने तो हमें किसी खातिर का मौका भी नहीं दिया। सबाहत ने बख्तावर बीबी से कहा, मैं इस किस्म के मसलों में किसी के घर कुछ नहीं खाती। खैर तुम्हारे लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। कैसी खबर? सबाहत की तो जैसे सांस ही फूल गई। तुम्हारे घर के नजदीक जो खजूर का दरख्त है ना, उस पर एक नौजवान आसेब का साया है। वो दरख्त उसकी आमाजगाह है। हिजाब की अंगूठी के नीलम में उसका लम्स मौजूद है। वो जब हिजाब के आसपास होता है ना तो वो उसकी सांसों से भी करीब होता है।
اور جب حجاب سوتی ہے تو وہ اس کے لاشعور میں جا کر روحانی طور پر اس سے ملتا ہے۔ ان کی اس قربت سے ان کے بیچ ایک بے نام سا ربط بن گیا ہے۔ حجاب اسے نہیں جانتی مگر حجاب کے احساسات میں وہ کہیں نہ کہیں ضرور ہوتا ہے۔ اور یہ سن کر تو صباحت کے ہوش ہی اڑ گئے۔ ارے بختاور بی بی، آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ اور اگر ایسا ہے تو وہ میری بیٹی سے کیا چاہتا ہے؟ اب اس کا کیا مقصد ہے یہ تو میں نہیں جانتی، لیکن جہاں تک میرے گیان کا علم ہے وہ آصیب حجاب کے حسن کا اسیر ہو گیا ہے۔ لیکن جہاں تک میرے گیان کا علم ہے وہ آصیب حجاب کے حسن کا اسیر ہو گیا ہے۔ اور بختاور بی بی کی بات سن کے تو صباحت پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور بختاور بی بی نے اسے حوصلہ دیا۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں سب سنبھال لوں گی۔ بس مجھے یہ پتہ لگانا ہے کہ وہ آصیب جنات کی کس گروہ سے تعلق رکھتا ہے اور وہ کس قدر طاقتور ہے۔ اب یہ سب جاننے کے بعد ہی میں کچھ کر سکوں گی۔ ہاں، آپ کو ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ حجاب کو ان باتوں کا علم نہ ہو۔ اور یہ کہہ کر بختاور بی بی نے فون ہی بند کر دیا اور صباحت اپنا پسینے سے بھرا چہرہ صاف کرتے ہوئے کچن میں چلی گئی اور اسے عجیب سے گھبراہٹ ہو رہی تھی، جیسے کسی نے اس کا دل کھینچ کے رکھ دیا ہو۔ اس نے کچن کا کام بامشکل کیا اور دوپہر کو کھانے کے بعد جب ثانیہ، حجاب اور تحریم اپنے کمرے میں چلی گئیں تو صباحت نے احسان الحق سے بختاور بی بی سے ہونے والی گفتگو کا تذکر کیا اور احسان الحق تو تپ کر صباحت پر ہی برس پڑے۔ میں نے تمہیں اسی لیے منع کیا تھا کہ ان عاملوں کے چکر میں مت پڑو۔ بے شک بختاور بی بی کی قابلیت کا اعتراف ہے مجھے، لیکن یہ لوگوں کو اس طرح کے چکروں میں ڈال کرنا خواہ ہی پریشان کر دیتے ہیں۔ میں مانتا ہوں کہ اس طرح کے کیس ہوتے ہیں، لوگ تنگ آ کر عاملوں کے پاس جاتے ہیں، لیکن ہمیں تو کوئی تنگ نہیں کرتا نا۔ اور میری بیٹی حجاب بالکل ٹھیک ہے اور کوئی ضرورت نہیں ہے دوبارہ بختاور بی بی سے ملنے کی۔ اور احسان الحق کو تو غصے میں دیکھ کر صباحت بی بی خاموش ہی ہو گئی، لیکن احسان الحق سے بات کر کے اس کے دل کا تو بوجھ مزید بڑھ گیا تھا اور رات کو اس نے مناسب موقع دیکھ کر احسان الحق سے بات کی۔ دیکھیں، آپ کی بات اپنی جگہ درست ہے، لیکن میں ایک ماں ہوں۔ ماں کا دل بچوں کے سینوں میں دھڑکتا ہے اور بچوں کا دل گھبرائے نا تو ماں کا دل بیٹھ جاتا ہے۔ اگر آپ مجھے حجاب کے علاج سے روکیں گے نا تو میری پریشانی تو اور بڑھ جائے گی۔ میں حجاب کے ساتھ زیادہ وقت گزارتی ہوں اور بختاور بی بی کی باتوں میں نا مجھے سچائی نظر آ رہی ہے۔ لیکن دیکھو، میری بیٹی کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ اگر کوئی ایسی بات مجھے محسوس بھی ہوئی نا تو میں تمہاری ایک نہیں سنوں گا۔ ارے آپ بے فکر رہیں، بختاور بی بی ایسی عاملہ نہیں ہے جو اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کریں۔ ان کے علاج کا طریقہ علیحدہ ہے، بس آپ وہم نہ کریں۔ اور صباحت نے احسان الحق کو قائل کر لیا اور اس نے حجاب کی حرکت پر نظر رکھنا بھی شروع کر دی۔ اور اگلے ہی روز صباحت نے بختاور بی بی کو فون کیا۔ جو خبر اسے ملی اس سے تو وہ لرز کر ہی رہ گئی۔ فون پر فاطمہ نے بتایا کہ بختاور بی بی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ ہسپتال میں زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں۔ اور خبر سنتے ہی صباحت ہسپتال پہنچی تو بختاور بی بی اپنے آخری سفر پر روانہ ہو چکی تھیں۔ اور اس حادثے کے بعد تو صباحت ٹوٹ کے ہی رہ گئی، مگر احسان الحق کی باتوں سے اسے ڈھارس ملی۔ انہوں نے کہا، ہم خدا کی مرضی کے آگے کیا کر سکتے ہیں؟ بختاور بی بی کیا، سالوں کے منصوبے بنانے والے لوگ بھی ایک ساتھ میں لقمہ اجل ہو جاتے ہیں۔ بختاور بی بی کے نصیب میں بس اتنا ہی وقت تھا۔ رہی بات ہماری حجاب کی تو تم سن لو، میں کل بھی اس حق میں نہیں تھا کہ حجاب کا علاج کرایا جائے اور آئندہ بھی تم نے اس معاملے کو لے کر کسی پیر کے پاس نہیں جانا۔ ہماری حجاب پر کوئی سایہ نہیں ہے، اور اگر تمہیں وہم ہے تو میں خود فجر کی نماز کے بعد قرآن پاک کی سورہ بقرہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے
वो पानी घर के कोनों पर छिड़क दिया करूंगा। और बख्तावर बीबी की वफात के बाद तो सबाहत के घर में होने वाले पुरस्कार वाकयात यकदम से खत्म ही हो गए थे। हिजाब को वो डरावना ख्वाब भी आना बंद हो गया था और वो खूबसूरत कबूतर जिससे हिजाब रोजाना दाना डालती थी वो भी जैसे उससे रूठ गया था और वो भी कभी नहीं आया था। अब सबाहत भी खुश और मुतमईन रहने लगी थी और उनका सारा ध्यान इस तरफ था कि नया घर कैसे डेकोरेट करना है और नए घर में शिफ्ट होने में अब 10 दिन ही रह गए थे। इन 10 दिनों में हिजाब, सानिया और तहरीम ने मिलकर सबाहत के लिए नए घर की बहुत सारी शॉपिंग की थी और एहसानुल हक का तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा था। उनका अपने घर का ख्वाब जो वो कितने सालों से देख रहे थे पूरा होने जा रहा था और शिफ्ट होने से 2 दिन पहले ही एहसानुल हक ने पूरे घर में नित नए डिजाइन्स के पर्दे भी लगवा दिए और दूसरी भी कई चीजों में उन्होंने जरूरत के हिसाब से तब्दीलियां करा दी। उस रोज एहसानुल हक के जिस्म का रुआं रुआं खुशी में चूर था और आंखों में जिंदा दिली के सितारे जगमगा उठे थे। आज वो अपनी फैमिली के साथ नए घर में शिफ्ट हो गए थे और घर में फर्नीचर उन्होंने एक रोज पहले ही सेट करवा दिया था। सबाहत एहसानुल हक के पास आई तो वो फूलों से भरी क्यारी के करीब बैठे हुए थे और सबाहत ने उनके शाने पर थपकी दी और कहने लगी, अरे आप किन ख्यालों में गुम हैं आज? और एहसानुल हक ने मुस्कुराते हुए सबाहत की तरफ देखा। आज मैं बहुत खुश हूँ, लगता है वक्त 10 साल पीछे चला गया हो जैसे। अपने अरमान पूरे होने के बाद मन में जिंदगी जैसे जाग उठी हो। और इसी दौरान सानिया, हिजाब और तहरीम भी दौड़ती हुई बाप के बाजुओं से लिपट गई। अब्बू, हमारा घर तो बहुत खूबसूरत है। और एहसानुल हक ने अपनी बेटियों को अपने बाजुओं के हौले में ले लिया। हाँ, और ये घर हमेशा मोहब्बत की चांदनी से रोशन रहेगा। और फिर एहसानुल हक ने आसमान की तरफ देखा। ऐ मेरे रब, इस घर की खुशियों को हमेशा कायम रखना। मेरी बेटियों के चेहरों की मुस्कुराहट मेरे जीवन का सुकून है और मेरी बेटियां हमेशा यूं ही मुस्कुराती रहें। उनका नया घर पुराने घर की निस्बत काफी बड़ा था। जदीद तामीराती अंदाज की कीमती अशिया तो नहीं थी और ये घर पुराने अंदाज का भी बना हुआ था, लेकिन इसके बावजूद इंतहाई खूबसूरत, कुशादा और हवादार था। घर में 5 कमरे थे जिनमें से एक मेहमान खाना था और घर का सबसे खूबसूरत हिस्सा तरह तरह के पौधों से भरा हुआ लॉन था जो गैराज के साथ ही था। मेहमान खाना उस लॉन के साथ ही था और हिजाब को तो पौधों का सबसे ज्यादा शौक था। उसने एहसानुल हक से कहकर पौधों के ऊपर सब्ज कपड़े की छत बनवा दी। अब तीनों को, बहनों को अलग अलग कमरे मिल चुके थे। गुरूबे आफताब का वक्त था। हर सू सूरज की सुर्खी माइल धीमी धीमी रोशनी फैली हुई थी। हिजाब लॉन में रसाला लिए बैठी थी और मगरिब की आजान की आवाज जब उसके कानों से टकराई तो उसने जल्दी से सर पे दुपट्टा ले लिया। और तभी सबाहत की भी आवाज आई कि हिजाब कहाँ हो बेटा? सबाहत उसे ढूंढती हुई लॉन में आ गई और हिजाब ने मुस्कुराते हुए माँ की तरफ देखा और सबाहत घास पर उसके पास ही बैठ गई। अरे बेटा, यूं अकेली ना बैठा करो और देखो वक्त भी कैसा है। और हिजाब ने एक लंबी सांस खींची और कहा, अम्मी, सारे वक्त खुदा के होते हैं, कुछ नहीं होता। बेटा, कभी बड़ों की बात भी मान लेते हैं। और सबाहत की इस बात पर हिजाब ने हाथ उनका पकड़ लिया और कहा, अरे आपका हुक्म तो सर आंखों पर, मुझे वैसे ही तन्हाई में बैठना अच्छा लगता है। अम्मी, एक अजीब सा एहसास होता है ना, और मुझे वो एहसास लफ्जों में बयान करना मुश्किल लगता है। और सबाहत ने पूछा कि कैसा एहसास? अम्मा, मैं जब भी तन्हा होती हूँ ना तो मुझे यूं लगता है कि जैसे कोई मेरे साथ है और मेरे बहुत करीब है। लेकिन जब ये बात सोचती हूँ ना, जो अक्सर हमने किताबों में पढ़ा है कि जब भी हम तन्हा होते हैं तो उन लम्हों में हम अपने आप से ही मिलते हैं और अपने किसी के करीब होने का एहसास दरअसल हमारी अपनी ही जात का कोई रूप होता है जो हमसे कलाम करना चाहता है। तो मेरा भी अपने करीब किसी को महसूस करना शायद मेरा वहम ही होगा। मैं ठीक कह रही हूँ ना?
اور حجاب کی بات سن کر تو صباحت کہیں کھو گئی اور حجاب کے دوبارہ بلانے پر وہ بوکھلاہٹ میں بولی، ہاں تمہارا وہم ہی ہوگا، اپنی دونوں بہنوں کے ساتھ نا وقت گزارا کرو، مجھے تمہاری بہت فکر ہوتی ہے۔ ارے آپ میری فکر نہ کیا کریں۔ حجاب نے صباحت کی گود میں سر رکھ لیا اور صباحت حجاب کے بال سہلانے لگی اور سین ہوا یہاں پہ ختم۔ اگلے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ رات کے کھانے کے بعد احسان الحق کو صباحت سے کوئی بات کرنی ہوتی ہے اور وہ اس سے کہتے ہیں، بیگم باہر آؤ، چلو تھوڑی چہل قدمی ہی کر لیتے ہیں۔ اور اس سے پہلے کہ صباحت جواب دیتی، تینوں بیٹیاں بھی دوڑتی ہوئی احسان الحق کے پاس آ گئیں۔ ارے ابو ہم بھی چلتے ہیں نا آپ کے ساتھ واک کے لیے۔ اور کچن سے صباحت نے کہا، ارے آپ ہی لوگ چلے جائیں، میں کچن کی چیز سمیٹ کر آتی ہوں۔ اور احسان الحق بیٹیوں کے ساتھ چہل قدمی کے لیے چلے گئے۔ خون کی بھری ہلکی ہلکی ہوا ہر دور تک پھیلی ہوئی تھی، ان چاروں کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا وہاں، اور ارد گرد کی کوٹھیوں کے مکین تو کم ہی باہر نکلتے تھے۔ ابو ہم اس نئے گھر کی خوشی میں عزیز و اقارب کو پارٹی دیتے ہیں نا، بہت مزہ آئے گا۔ ثانیہ نے جھٹ سے اپنے دل کی بات کہہ دی اور حجاب سے گھورتی رہ گئی، اور احسان الحق نے مسکراتے ہوئے ثانیہ کے کندھے پر تھپکی دی۔ ارے ہاں نا، کیوں نہیں بیٹا، ہم تو نئے گھر کی خوشی میں اچھا سا فنکشن کریں گے اور سب رشتہ داروں کو بلائیں گے، لیکن تھوڑا سا کام جو میں کروانا چاہتا ہوں وہ کر لوں نا، یعنی چند لائٹیں شائٹیں تبدیل کروانی ہیں اور دروازوں کا رنگ بھی تبدیل کروانا ہے، تو اس کے بعد ہم انشاءاللہ فنکشن رکھیں گے، اور تم تینوں ابھی سے کپڑے سلوانا شروع کر دو۔ ارے کون سے کپڑوں کی بات ہو رہی ہے؟ صباحت تیز تیز قدم چلتی ان کے ہم قدم ہو گئی۔ بھائی ہم نئے گھر کی خوشی میں نا فنکشن کے بارے میں بات کر رہے ہیں، احسان الحق نے کہا تو صباحت نے ہوا میں ہاتھ لہرایا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اس قسم کی فضول خرچی کی، بس قرآن پاک کا ختم دلوائیں گے اور کھانا تو میں گھر میں ہی پکا لوں گی۔ اور تحریم منہ بسور کے بولی، لو بھائی سارا پروگرام چوپٹ۔ کوئی پروگرام چوپٹ نہیں ہوگا، اس بار آپ کی کوئی کنجوسی نہیں چلے گی بیگم، جیسا میری بیٹیاں چاہیں گی نا ویسے ہی ہوگا۔ اور صباحت بھی مسکرا دی۔ ٹھیک ہے بھائی، اگر آپ سب کی یہی مرضی ہے تو میں منع تو نہیں کروں گی، لیکن پھر بھی کہوں گی کہ سادگی اچھی چیز ہے۔ اور اس بار احسان الحق صباحت کے قریب آ گئے اور کہنے لگے، آپ کی انہی باتوں کی وجہ سے تو آج ہم اپنا گھر بنانے کے قابل ہوئے ہیں۔ اور صباحت نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یہ سب تو اس پروردگار کا کرم ہے، خدا ہماری ان خوشیوں کو قائم رکھے، آمین۔ اور ساتھ ہی ہوا یہ سین ختم۔ اس سے اگلے دن صباحت حجاب کے دھلے ہوئے کپڑے اس کی وارڈروب میں رکھنے کے لیے اس کے کمرے میں آئیں تو حجاب اپنا جیولری باکس لے کر بیٹھی ہوئی تھی اور صباحت اس کے کپڑے الماری میں رکھنے لگی۔ حجاب بہت سست ہو گئی ہو، اپنے کپڑے خود الماری میں رکھا کرو۔ اور حجاب کو تو جیسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا اور وہ جیولری باکس میں پاگلوں کی طرح جیسے کچھ ڈھونڈ رہی تھی، اور صباحت نے اسے اس طرح پریشان دیکھا تو پوچھنے لگیں کہ کیا ڈھونڈ رہی ہو بیٹا؟ اور حجاب نے بھویں سکیڑتے ہوئے ماں کی طرف دیکھا۔ ماں وہ میری انگوٹھی نہیں مل رہی نا، اس میں نیلم جڑا ہوا تھا۔ اور صباحت نے ہونٹوں کو کھینچتے ہوئے دوسری طرف منہ کر لیا اور وہ من ہی من میں سوچنے لگی کہ وہ انگوٹھی بھلا تمہیں کیسے ملے گی، وہ تو میں نے بی بی بختاور کو دے دی تھی۔ اور اچانک حجاب کی خاموشی سے جھومتی آواز صباحت کے کانوں سے ٹکرائی، ارے یہ دیکھیں مل گئی میری انگوٹھی، یہ تو میرے پاؤں کے پاس ہی پڑی ہوئی تھی، شاید جیولری باکس سے گر گئی ہوگی۔ اور یہ سننا تھا کہ صباحت کے پورے جسم میں جھرجھری کی لہر دوڑ گئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ اور وہ سوچنے لگی کہ یہ تو انگوٹھی بختاور بی بی کے پاس تھی، اور ان کی وفات کے بعد نہ تو میں ان کی کوٹھی گئی اور نہ ہی کوئی اور ان کی کوٹھی سے یہ لایا، تو کہیں وہ آصف اس گھر میں بھی۔ اور تبھی اچانک ثانیہ کی آواز آئی اور صباحت خیال سے چونک گئی، اور شام کے وقت مطالعے کے لیے تینوں بہنیں لان میں جا کر بیٹھ گئیں۔
हिजाब इस वक्त 14वीं जमात में थी, इसलिए वो सानिया और तहरीम को खुद ही पढ़ा लेती थी, और सानिया 11वीं जमात में थी और तहरीम 9वीं जमात की तालबा थी। तीनों ने ही आर्ट्स के मज़ामीन का इंतखाब किया था। उनका साइंस सब्जेक्ट की तरफ कोई रुझान नहीं था, इसलिए हिजाब को उन्हें पढ़ाने में कोई परेशानी नहीं होती थी। सानिया को न जाने बैठे बैठे अचानक क्या ख्याल आया, वो खाली सफ़े पर अचानक पेंसिल घुमाते हुए हसरत से बोली, काश हमारा भी कोई भाई होता ना। अब्बा जान किस कदर पुरएतमाद होते अगर हम तीनों में से कोई एक बेटी के बजाय बेटा होता। अभी भी तो अब्बा जान पुरएतमाद हैं, हिजाब ने सानिया की तरफ देखते हुए कहा, और सानिया इंतहाई संजीदा हो गई। नहीं, उनकी साथ में ना एक अजीब सा खला है। और हिजाब ने किताब बंद कर दी और सानिया का हाथ थामते हुए बोली, मेरी बात हमेशा याद रखना, जिंदगी में किसी भी चीज की कमी उस वक्त महरूमी नहीं बनती जब तक हम उसे महरूमी न समझें। और देखो, वक्त आने पर ना हम भी बेटों की तरह अब्बा जान की जिम्मेदारियां बांट सकते हैं। सबाहत जो गुलचिन के पौधे के करीब खड़ी बेटियों की बातें सुन रही थी, मुस्कुराते हुए हिजाब के पास बैठ गई। अरे हिजाब तो मेरा बड़ा बेटा है। और हिजाब ने मां के गले में बाहें हाइल कर दी और सबाहत हिजाब के बाल सहलाने लगी। जिसकी इतनी समझदार बेटी हो, उसे हालात के उतार चढ़ाव का कैसा गम। बस अपने वालिदैन की एक ख्वाहिश तुम तीनों बेटियों ने पूरी करनी है। कौन सी ख्वाहिश? सानिया और तहरीम भी मां के करीब होकर बैठ गई और सबाहत ने इंतहाई प्यार से बेटियों की तरफ देखा और कहा, बस दिल लगाकर पढ़ना है, मुझे और अपने आप को अपने पैरों पर खड़ा होकर दिखाना है। हम चाहते हैं कि अपनी बेटियों को कामयाब करने के बाद ब्याहें उन्हें। और साथ ही हुआ ये सीन खत्म। अगले दिन सबाहत जब सुबह उठी तो उन्होंने हस्बे मामूल नाश्ता तैयार किया और बेटियों को जगाया। उन्होंने एहसानुल हक को 2-3 मर्तबा जगाया, लेकिन वो तो जैसे जागने पर आमादा ही नहीं थे। और सबाहत सारे काम छोड़कर उनके पास बैठ गई। अरे क्या हुआ, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? और एहसानुल हक ने सबाहत की तरफ करवट ली और कहा, सीने पर कुछ बोझ सा है। तो आज आप आराम कर लेना, मैं मुलाजिम को फोन करके कह देती हूँ कि वो दुकान खोल ले। सबाहत अभी उठने लगी थी कि एहसानुल हक ने उनका हाथ पकड़ लिया। अरे क्या कर रही हो बेगम, ये तो मामूली सा मसला है। रात खाने के बाद वॉक किए बगैर सो गया था ना, इसलिए ऐसा महसूस हो रहा है। मैं दुकान पर जाऊंगा और तुम ऐसा करो कि चाय के साथ बिस्किट ही ले आओ, मैं फ्रेश हो जाता हूँ। और सबाहत ने खफकी से मुंह फेर लिया। हाँ, पहले कब मेरी बात मानी है जो अब मानेंगे? अरे बेगम, आपका हुक्म तो सर आंखों पर, लेकिन ये कारोबारी मामले आप नहीं समझ सकती ना। वैसे तबीयत मजीद खराब हुई तो दुकान बंद करके घर चले आएंगे हम। एहसानुल हक ने बेगम को मना ही लिया। और एहसानुल हक के दुकान पर जाने के बाद सबाहत घर के कामकाज में मसरूफ हो गईं और बेटियों के आने से पहले उन्होंने दोपहर का खाना तैयार कर लिया। एहसानुल हक भी दोपहर का खाना घर ही खाते थे। बेटियां आई तो फ्रेश हो के माँ के साथ किचन में मदद करने लगी। और सबाहत ने दुकान पर फोन किया, लेकिन किसी ने भी फोन नहीं उठाया। और तहरीम सबाहत के पास आई और कहने लगी, अम्मा अब्बा जान कब आएंगे, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। अरे बस मेरी बेटी आने ही वाले हैं, फिर इकट्ठे खाना खाएंगे ना। अच्छा, दुकान पर फोन कोई नहीं उठा रहा, वैसे पता नहीं क्या हुआ है, सबाहत ने कहा। और तहरीम माँ के पास जाकर बैठ गई। रश होगा ना दुकान पर, आप कुछ देर बाद फोन करें ना, शायद उठा लें। और सबाहत ने कुछ देर बाद भी 3-4 मर्तबा फोन किया, लेकिन किसी ने फोन उठाया ही नहीं। और वो मोबाइल पर भी कोशिश करती रही, लेकिन मोबाइल भी ऑफ था। हिजाब और सानिया भी सबाहत के पास ही बैठी हुई थी। और सबाहत ने हिजाब से कहा, तुम ना बहनों को खाना खिला दो, लगता है कि तुम्हारे अब्बा जान ज्यादा ही मसरूफ हैं आज। नहीं, इन्हें भी भूख नहीं है और हम तो अब्बा जान के साथ ही खाना खाएंगे, हिजाब ने कहा। और सबाहत ने तहरीम की तरफ देखा। अच्छा, तहरीम को तो भूख लगी है, उसे खाना डाल दो।
اور تحریم نے حجاب اور ثانیہ کی طرف دیکھا اور کہا اگر یہ دونوں کھانا نہیں کھا رہے تو پھر مجھے بھی بھوک نہیں ہے، اور تحریم نے سر جھٹک دیا۔ اچھا دیکھو، اگر کچھ دیر تک رابطہ نہیں ہوتا نا تو میں پھر خود جاؤں گی۔ اور یہ کہہ کر صباح ٹیلی فون کے پاس سے اٹھنے ہی لگی تھیں کہ ٹیلی فون کی بیل بج پڑی۔